नमस्ते। आप सबका स्वागत आपके अपने चैनल एनालिटिका आयुर्वेदा पर। और आज फिर समय है जब एक आम जनता की बात की जाए, और निश्चित रूप से आम जनता की ही बात की जाए। इसमें कोई तकनीकी भाषा नहीं होगी, इसमें बड़ी सर्वसाधारण की सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में हम लोग बात करेंगे। अभी पिछले अंक में हमने सामान्य जन के स्वास्थ्य में हाइपरटेंशन की चर्चा शुरू किए थे कि अगर ब्लड प्रेशर से कैसे मुकाबला किया जाए, क्या किया जाए कि ब्लड प्रेशर यदि हो गया है तो कम हो। तो उसके लिए कुछ उपाय हमने कहा था कि हम इसमें अपना जो थोड़ा सा अनुभव है उसकी हम बात ज़रूर कर लेंगे, लेकिन हम मुख्य रूप से बात करेंगे और ये भी हम डाइट पर बात करेंगे, क्योंकि ये पोषण पखवाड़ा की बात चल रही है और अभी पोषण पखवाड़ा चल रहा है। तो पोषण पखवाड़ा में अगर किसी को कोई व्याधि हो जाती है, कोई किसी को किसी रोग का रोगी हो जाता है, तो उसको क्या खाना चाहिए, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाता है। और स्पेसिफिकली जब किसी को बीपी हो जाए, डायबिटीज़ हो जाए, किडनी से संबंधित कोई रोग हो जाए, लीवर से संबंधित कोई रोग हो जाए, तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि खाने के ऊपर कुछ चिकित्सा पद्धतियां हैं जो कि बहुत ध्यान देती हैं कि खाने में क्या परहेज करना है, क्या नहीं, क्या खाना, कितना खाना है, इस पर भी चर्चा होती है। कुछ चिकित्सा पद्धतियां इसी के बेस पर कहती हैं कि नहीं, हम लोग डाइट मेंटेन करेंगे तो काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और आयुर्वेद उसमें से एक है। और इस पर विचार करने का अर्थ ये हुआ, मेरा मन इस बात पे हुआ क्योंकि मैंने पिछले भी शुक्रवार को ये कहा था इसके बीपी के पहले खंड में कि यदि मुझे कोई बीमारी है इस समय और अगर मेरी प्रगति रुकी हुई है, रुक गई है, और मैं कुछ शारीरिक कष्ट में हूँ, तो उसके लिए मेरा भोजन जिम्मेदार है मात्र। जो हमने खाना खाया, जैसे खाया, असमय खाया, इतना ट्रैवल करते थे, जहाँ जो मिला वो खाया, तो उससे काफ़ी कुछ शरीर को नुकसान हुआ। और यहाँ पर यह भी स्वीकारना पड़ेगा कि तनाव, स्ट्रेस भी एक बहुत मेजर रीज़न है कि आप व्याधिग्रस्त हो जाते हैं, आप रोगी हो जाते हैं। तो आज तो स्ट्रेस लगभग हर बीमारी का कारण है। तो चलिए आप याद करिए, पिछले अंक में 20 मिनट हम लोगों ने ब्लड प्रेशर पर क्या बातें की हैं। एक रेंज बताई गई थी कि 120/80 स्टैंडर्ड की है, WHO का मानक है, लेकिन उम्र के साथ बढ़ता है। तो अगर एक 50+ 60+ में है तो आप इस पर +10 जा सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी भी हाल में डायस्टोलिक्स 90-95 के ऊपर जाता है तो चिंता की बात आती है। तो चलिए अब बात करें हम लोग कि क्या क्या उपाय बताए गए थे। तो मैंने पीछे चर्चा की थी, पीछे का मतलब है कि FSI के हिसाब से, और मस्ट डू में हमने बात की थी बस कि आपको एकदम इंक्रीज इनटेक ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और होल ग्रेन्स। फिर था इनकॉर्पोरेटिंग गुड क्वालिटी ऑफ फैट एंड एंटीऑक्सीडेंट। फिर था यूज़ ऑयल इन राशनड अमाउंट, मतलब कि इसको थोड़ा हिंदी में भी बोलते चलते हैं कि आपको हरी सब्जियां खानी हैं, कुछ सीजनल कलर्ड फल खाने हैं, और पूरा का पूरा अनाज की चीज़ें को खानी है, बहुत मैदा मसाले में नहीं जाना है। फिर आपको एक अच्छे तरीके का फैट, क्योंकि आपको बाज़ार में जाएंगे तो आपको मिलेगा, इसकी जानकारी के लिए आपको थोड़ा आप न समझ पा रहे हो तो अपने नई जनरेशन से इसको समझिए कि गुड फैट, बैड फैट, इसको देखिए। उसके बाद फिर आपको इस पर बात करनी होगी कि कितना खाएं, कितना न खाएं। उसके बाद फिर आपको लो फैट लेना है, बहुत तली हुई चीज़ें नहीं खानी है। फिर आपको पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा थोड़ी बढ़ानी है, लेकिन सब कुछ चिकित्सक की सलाह पर ही चलना है। फिर आपका फूड और ये हाई सैचुरेटेड फैट्स को जो है आपको कम करना है, नहीं के बराबर लेना है। और फिर सोडियम का इंटेक कम करना है। और फिर फिजिकल एक्सरसाइज की बात है। आज इस बुक ने 6 पॉइंट्स बोले हैं जिसको कि हम आपसे चर्चा करेंगे कि जो रेगुलरली क्वेश्चंस पूछा जाता है, एक बीपी का मरीज़ हमेशा पूछता है जब से डायग्नोज हो जाता है बीपी। एक तो बात ये भी है, देखिए कि हम गांव से बिलोंग करते हैं, और चाहे शहर के भी लोग, अगर नीचे का तबका है तो क्या होता है कि हम रेगुलर चेकअप में नहीं जाते।
और हम में से बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है और हमें पता ही नहीं रहता क्योंकि कभी जांच ही नहीं हुई रहती है। तो एक रेगुलर चेकअप, चाहे आप गांव में रह रहे हो चाहे शहर में रह रहे हो, और आपकी उम्र चाहे जो हो, अब ये नहीं है कि 40 के 50 के ऊपर ही रोग होंगे, जी नहीं। आप देख रहे हैं ना कि धड़ाके से इस समय युवाओं की भी बहुत ही दुखद मृत्यु हो रही है। तो अब आप अगर चाहे जिस एज ग्रुप में हो, आपका रेगुलर चेकअप होना चाहिए। चाहे जिस एज ग्रुप में हो, रेगुलर चेकअप होना चाहिए। साल भर में एक बार हेमेटोलॉजी का हो जाना चाहिए, साल में एक बार यूएसजी भी हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से, और यूएसजी वगैरह तो थोड़ा सा ठीक है, हम मान लेते हैं कि थोड़ी बड़ी उम्र में आ जाए, लेकिन हेमेटोलॉजी के तो टेस्ट हो ही जाने चाहिए। आगे चलते हैं। और बीपी वगैरह तो मंथली अगर चेकअप होने लगे, एक बार अगर आप 30 के अराउंड आ रहे हैं तो एक बार महीने में बीपी जरूर चेक करिए। और शुगर, चलिए तो अब बात करते हैं कि है क्या। तो पहली चीज़ ये कहते हैं कि पहला क्वेश्चन बीपी का मरीज ये पूछता है, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि दवाओं की बात नहीं करूँगा, खाली आहार की बात करेंगे। शुड आई स्टॉप साल्ट कंप्लीटली फ्रॉम द डाइट। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि क्या हम एकदम से नमक कम नहीं खाएं, बिल्कुल ना खाएं नमक अपने खाने में, तो हमारा बीपी ठीक हो जाएगा। नहीं, एकदम गलत, बिल्कुल गलत। आपके शरीर में नॉर्मल प्रक्रियाओं को करने के लिए नमक, यानी कि जो सोडियम का पात्र है, जो क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड एक सामान्य नमक, इसका मात्रा भी एक किताब बता रही है कि इसमें सोडियम 40% होता है, क्लोराइड 60% होता है, और एक सामान्य मनुष्य को 5 ग्राम एक दिन में आवश्यकता होती है नॉर्मल। आपके शरीर के सभी क्रियाओं को करने के लिए पानी कितना रुकेगा, पानी कितना निकलेगा, ये हाथ ऐसे घूम रहा है, चल रहा है, तो इसमें भी सोडियम की भूमिका है, पोटेशियम की भूमिका है। कुछ भी करते हैं तो एक बैलेंस सबका, उसको आप लोग कुछ लोग जानते होंगे, जो जागरूक लोग हैं, कि इलेक्ट्रोलाइट का जांच कराई जाती है ना। तो आपको एकदम से नमक बंद नहीं करना है, ठीक। तो ये कि शुड आई स्टॉप साल्ट कंप्लीटली फ्रॉम द डाइट, नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि अन्य आवश्यकताओं के लिए शरीर में सोडियम की आवश्यकता है। तो आपको ये एक इंटेक सामान्य मात्रा में लेना होगा, कम लेना होगा। अगर जो 3 ग्राम, जैसे कि एक नॉर्मल व्यक्ति 5 ग्राम ले रहा है, तो आप जिसको बीपी हो गया है वो 3 ग्राम तो ज़रूर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, पर पर्सन पर डे। दूसरा सवाल है कि हाउ मच साल्ट शुड बी कंज्यूम्ड एवरी डे। अच्छा चलिए ठीक है भाई, हमको नमक खाना है, कह तो दिया, लेकिन कितना खाना है। तो ऊपर भी बात हुई है, लेकिन नीचे और अच्छे तरीके से ये समझाया गया है कि ½ टीस्पून ऑफ द साल्ट डे इज़ द रिकमेंडेड फॉर पीपल विद द हाइपरटेंशन। जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है वो आधा लें, जो सामान्य वाले 5 ग्राम लेते हैं तो ये 2.5 ग्राम लें। इन केस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इट शुड बी रिड्यूस्ड अंडर द guidance of a clinical nutritionally dietitian and treating physician. Some medicines used to reduce high blood pressure have an effect on how the kidney work, and it may result in the loss of the sodium through urine. So in such cases salt should not be reduced. क्या बात आई, मतलब कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो इस तरीके से काम करती हैं बीपी कम करने में कि वो शरीर से सोडियम की मात्रा निकालती हैं। तो ऐसी दवाइयाँ अगर आपको दी जा रही हैं ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, तो आपके इस भोजन में नमक की मात्रा कम नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि सामान्य रूप से जो मात्रा चल रही है आपकी, उससे आप कम ले रहे हैं, और आपकी दवाई भी अगर उस सोडियम को निकाल रही है अपने मैकेनिज़्म में, तो आपके शरीर में सोडियम की कमी हो जाएगी, जिससे दूसरे रोग होंगे। तो आपको इसकी मात्रा, जो दवाई बीपी की चल रही हो, तो ये निर्णय कौन लेगा? ये निर्णय मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये निर्णय आपका चिकित्सक, कि उसने कौन सी दवा बीपी के लिए आपको दी है। और उससे आप पूछिए, एक जागरूक व्यक्ति की तरह से पूछिए कि डॉक्टर साहब ये जो आपने हमको बीपी की दवा दी है, ये साल्ट को, हमारे नमक को, किडनी से सोडियम को निकालेगा तो नहीं? तो खुश भी होंगे, अच्छे डॉक्टर होंगे तो। और फिर 2 का कम्बिनेशन, एक डाइटिशियन का और एक आपके चिकित्सक का। अगर आपकी वो दवा काम करती है और सोडियम ही निकालती है किडनी के थ्रू और बीपी कम करती है,
तो आप नमक की मात्रा सामान्य नागरिक की तरह से लेंगे, कम नहीं लेंगे। आगे ये किताब रिकमेंड करती है कि यूजुअली सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन इज ऑल्सो एडवाइज्ड इन सर्टेन किडनी एंड द लीवर डिजीजेज। अगर आपको खुदा न खास्ता किडनी और लीवर की बीमारी है तो वहाँ भी आपको नमक कम कराया जाता है। तो एट टाइम्स सिंपल केसेस ऑफ द एडिमा आर ऑल्सो रिलीव्ड बाय रिड्यूसिंग द साल्ट। शरीर में सूजन है, नमक कम लेते हैं तो काफ़ी कुछ सूजन ठीक हो जाती है। तो देखिए एक बात यहाँ पर पहले भी जानते हैं कि जितना आपको चाहिए नमक, हम अपनी बात करें, हमने कहा ना कि थोड़े थोड़े से अनुभव हम करेंगे, आपको बताएंगे। तो जैसे कि हम जो भी फल लेते हैं ना, तो एज ए रूल पिछले जब से मैं अस्वस्थ हुआ और ठीक हुआ हूँ, कभी भी अपने किसी भी फल पे ये चाट मसाला जो लोग छिड़क के खाते हैं या नमक डालते हैं या कुछ उसको और कुछ और पिपरमिंट वगैरह डाल के उसको स्वादिष्ट बनाते हैं, मैं नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। और आपको भी कहूँगा कि मत करिए, क्योंकि इनमें एक प्राकृतिक रूप से बैलेंस है इन सभी फलों में, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम या ट्रेस एलिमेंट्स का। ऊपर से अगर हम जो कुछ भी अगर मिलाते हैं ना, तो उसको हम लोग घटाते बढ़ाते ही हैं। लेकिन हमको प्रकृति ने वो फल दिया है, और प्रकृति ने कभी नहीं कहा कि सेव काट करके सेव के ऊपर नमक छिड़को, अमरूद काट करके अमरूद के ऊपर चाट मसाला छिड़को। नहीं, प्रकृति आपको खाने की ऐसी चीज़ दे रही है जो आपके शरीर को बैलेंस में रखेगी। जितना आपको शरीर को सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या ट्रेस एलिमेंट चाहिए उस फल में उसी मात्रा में है। और आप अपने जीभ के जायके के लिए अगर वहाँ कुछ बढ़ा रहे हैं और उसका कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं स्वाद के लिए, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं दोनों तरफ से। आर्थिक भी, क्योंकि फल तो सस्ते नहीं हैं, शारीरिक भी, व्याधि होगी, बीमारी होगी, पैसा खर्च होगा। तो इसलिए फलों के ऊपर कुछ मिलाइए नहीं। यही किताब ये भी कहती है यार, किताब मतलब पर्पल बुक, बैंगनी किताब, किसकी? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। ठीक, तीसरे पर चलते हैं। तीसरा है क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ रेगुलर टेबल साल्ट शुड आई टेक लो सोडियम टेबल साल्ट? जी हाँ, बाजार में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं लो सोडियम टेबल साल्ट। बाजार में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं टाटा का आयोडाइज साल्ट। बाजार में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं काला नमक, सैंडो साल्ट। कंपनियां ले आ रही हैं, श्री श्री रविशंकर का आ रहा है, दाम सामान्य नमक से 5 गुना 4 गुना ज़्यादा है, इससे भी शायद ज़्यादा है कुछ का। तो ये तरीके के कई तरीके के बाज़ार में नमक हैं। तो एक सीधी सी बात है कि सामान्य रूप से भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ये जो दूसरा वाला नमक है ना, जिसको कि आजकल सैंधव नमक कहते हैं, और फिर मैं यहाँ पर आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी में नहीं जाऊँगा, लेकिन जिसको कि रॉक सॉल्ट बोल रहे हैं और रविशंकर प्रोडक्ट्स कर रहे हैं और भी कई कंपनियाँ लाती हैं इसको, वो लेते हैं तो कमोबेश आप ठीक रहते हैं और इस साल्ट से तो अच्छा ही होता है। लेकिन वो एक बहुत भयानक चीज़ थी जो मुझे याद आ रहा है, ये जो टाटा आयोडाइज साल्ट की बात चली थी आज के 20 वर्ष पहले, और जो थायराइड की डिजीज़ या थायराइड में देते हैं, तो कोई भी चीज़ जनरलाइज नहीं है, हर किसी को थायराइड नहीं था कि टाटा का आयोडाइज साल्ट ही खाइए। ये देखिए मार्केटिंग में तो अब बात पर बात निकल ही जाती है ना, तो बात में बात निकली है तो बोलता ही चलूँ। अब मार्केटिंग के मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में आयुर्वेद की एक कंपनी जो आचार्य रामदेव की, आचार्य बालकृष्ण की और बाबा रामदेव की है, परम पूजनीय कहना पड़ता है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि अगर इनके यहाँ इनको बोलना है तो परम पूजनीय कहना पड़ता है। तो चलिए भाई कह लेते हैं हम भी, जब शंकराचार्यों को कहा जाता है। देखिए फिर गलत बोला ना मैं, कहाँ धर्म और कहाँ अर्थ। तो चलिए धर्म वालों को चाहे आप जो करिए, अर्थ वालों को चलिए ठीक से फिर कहते हैं कि बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण। तो बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के लिए अभी उन्होंने माफ़ीनामा दे दिया सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन क्या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट यही लोग दे रहे हैं? खाली मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दुनिया में और कहीं है नहीं, और भारत में हाँ, चाहे जहाँ देख लीजिए, कौन सी बाइक चला रहे हैं ऋतिक रोशन, कौन सा वो ड्यू पी करके कोई बाइक चला के कूद जा रहा है। मान लीजिए कि कोई एक यंगस्टर हो और वो बाइक वो पी करके और अपनी बाइक को कूदा दे, क्योंकि वो कर रहे हैं ना, एडवर्टीजमेंट में करा रहे हैं। और चलिए वो पता नहीं कौन से शैम्पू आ रहे हैं और वो शैम्पू को लगा करके ऐसे बाल झटक दिए जा रहे हैं तो पूरे बाल फहरा रहे हैं। मान लीजिए कि कोई बच्ची जो है उसको लगा ले और इतना उसमें केमिकल हो कि सारे बाल उसके हाथ में आ गए। तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट खाली आचार्य बालकृष्ण या बाबा रामदेव नहीं दे रहे हैं। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, अरे राम रे राम,
चलिए, मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं, मैं सब यहीं रोक देता हूँ। तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स जो है ना, ये नमक में भी हैं जी। तो हर किसी को टाटा आयोडाइज साल्ट खाने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को सैंधव नमक खाने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को। तो आपको इसमें आपके शरीर की क्या मात्रा है, आपके इलाके की मिट्टी कैसी है, इस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि जो आपका प्रोडक्ट आ रहा है उसमें नेचुरली कितना ये सब चीज़ें ट्रेस एलिमेंट्स हैं। तो आप देखिए, हमारे जो बड़े बुजुर्ग रहे वो हर चीज़ को हमारे शास्त्रों ने, या शास्त्र तो बड़ा एक ऐसा टर्म हो जाता है कि इसमें पढ़ा लिखना होना ज़रूरी है, लेकिन मैं इसको और कह रहा हूँ कि जो हमारे फोकलोर्स पद्धतियाँ हैं, जिसमें कि पढ़ाई लिखाई का कोई नहीं था, परंपराएं थी, व्यवहार था, वो जानते थे कि किस उत्सव में कौन सी सब्जी तक खानी है, तो कोई वो बैलेंस बनाया करते थे हर चीज़ का उनसे। तो कभी इस पर फिर लंबी चौड़ी बात हो सकती है, तो आप दूसरे तरीके का साल्ट ले सकते हैं, वो अच्छा है। चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द फूड लेवलिंग टर्म्स फॉर द सोडियम कंटेंट। हाँ, अगर आप बाज़ार में खरीदने जा रहे हैं, मॉल में खरीदने जा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से माल हैं, पता नहीं कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें नई नई आ रही हैं, तो सब आपको अगर करना है तो देखिए, आपको दिखेगा सोडियम फ्री एक लेबल मिलेगा, एक लेबल मिलेगा लेस देन 5 mg पर स्टैंडर्ड सर्विंग, कैन नॉट कंटेन एनी सोडियम क्लोराइड। इस तरीके के एडवर्टीजमेंट्स मिलेंगे आपसे, तो मुझे जाकर ढूंढना पड़ेगा, शायद ये कॉस्मोपॉलिटन में ही होगा। बनारस में तो मैंने ऐसे साल्ट का लेवल का कोई चीज़ देखा नहीं, लेकिन अब ढूंढते हैं तो शायद पता चल जाए, है ना। तो फिर है कि वेरी लो सोडियम 35 mg और लेस पर स्टैंडर्ड सर्विंग, इस तरीके का भी साल्ट बाज़ार में है भाई, अगर आपके शहर में हो तो आप उसको लीजिए। फिर ये कि लो सोडियम 140 mg और लेस पर स्टैंडर्ड सर्विंग, तो अब ये इस तरीके की अगर चीज़ें उपलब्ध हैं तो आप उसको देखिए। फिर आता है कि आई कैन नॉट एक्सरसाइज इफ़ आई हैव हाइपरटेंशन। नो, ये गलत नोशन है। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आप जो है व्यायाम कर सकते हैं। व्यायाम एक नियमित मात्रा में करें, क्योंकि एक्सरसाइज इंटीग्रल पार्ट है ट्रीटमेंट का, किसी भी मैनेजमेंट का, स्ट्रेटजी करने का, कंट्रोल हाइपरटेंशन का। तो ये नहीं है कि हमको ब्लड प्रेशर है तो हम व्यायाम नहीं कर सकते हैं, ठीक। और अंतिम बात अब हमको आज आपसे ये कहनी है कि जो खाना नहीं खाना है, तो अब इस लिस्ट को तो हम पढ़े थे यहाँ पर रिकॉर्डिंग के पहले, तो मन में आया कि कह दूँ कि कुछ भी मत खाओ, जीवित रहोगे। आपको बताएं, एक बात बताते हैं। अभी 2022 की बात है, मेरे एक परम मित्र काशी पधारे और उन्होंने कहा कि फूड टॉलरेंस टेस्ट करा लो और देखो फिर कैसे ठीक हो गया। हमने कहा ये क्या होता है भाई? तो क्या फूड कि आपके शरीर को क्या अच्छा रहेगा, क्या अच्छा नहीं रहेगा। तो उसका खर्चा जानते हैं आप कितना था? 8,000 रुपये का था। और हमने कराया डॉक्टर लाल की पैक में। भाई मेरे परम मित्र ने कहा था तो मैंने कराया। तो अब जो रिपोर्ट आई 4-5 दिन के बाद, तो मुझे उसके हिसाब से जाके कोरिया में बस जाना चाहिए, भारत में तो रहना ही नहीं चाहिए। वो जितने भारतीय खाद्य पदार्थ जिनको खा खा करके मैं 57 साल का हुआ हूँ, वो सब मेरे लिए ऐसा था कि मैं उसको मुझे खाना नहीं चाहिए था। फिर मैं अब इनका नाम ले लूँगा कि मेरे दूसरे अच्छे परम मित्र डायरेक्टर इस समय इटरा के जामनगर के हैं, प्रोफेसर अनु ठाकर जी। मैंने उनको रिपोर्ट भेजी कि भाई ये देखो ना यार, ये फूड टॉलरेंस टेस्ट में तो हर चीज़ हमको मना है। अरे करीबन 70-72 आइटम्स थे जो मना थे, और पता नहीं कौन सा टेस्ट होता है। तो फिर तो उनका उधर से ये डायलॉग उन्हीं का था। तो वो बोले कि अच्छा आनंद, मैंने देख लिया है तुम्हारा ये फूड टॉलरेंस टेस्ट, अब तुम ऐसा करो इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दो और जा कर के साउथ कोरिया में रहो, तो वहीं पर ये सब लॉबस्टर और मॉन्स्टर सब खाओ, तो वहीं पर ठीक रहेगा। तो हमने कहा अच्छा, मैं भी यही सोच रहा था। मतलब ये है कुल मिला कर के, नमक की बात अपनी जगह पर है बीपी में, तेल घी की बात अपनी जगह पर है बीपी में, फूल फल और सब्जियां कौन सी खानी है वो एकदम सटीक है अपनी बीपी में। लेकिन ये जो पढ़ाई लिखाई से दाग दिया जाता है, ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, वो खाओ जो शरीर को साथ में हो। तो वो मैंने माना कि 8,000 रुपये का मेरे मर्डर हो गया और उसका मैंने कुछ भी फॉलो नहीं किया, और ठीक हूँ और ठीक रहना भी चाहिए। तो अब इसमें अब पढ़ ही देते हैं। आप कहेंगे कि भाई बता दीजिए, तो लेकिन हाँ कुछ अच्छा है, जैसे कि एक्स्ट्रा साल्ट नहीं खाना है, साल्ट शेक्स
साल्टी शेक्स नहीं लेने हैं, पापड़ नहीं लेना है, अचार नहीं लेना है, तो जब कुछ खाना ही नहीं है तो जिंदा क्या रह जाए, हैं? ऐसा भी बोला जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चीज़ें कुछ ढंग से खाई जाएँ। फिर ये साल्टेड नट्स, देखिए ना, आज ही मुझे ये साल्टेड नट्स एक भेंट दिया गया है। अब मैं इसको पढ़ा हूँ तो सोच रहा हूँ कि उसका क्या करूँ। तो ठीक है, अब साल्टेड नट्स, तो मुझे बीपी नहीं है, लेकिन फिर भी नमक की मात्रा तो कम करनी ही है ना, थोड़ा सा कम। सो बेकरी प्रोडक्ट्स में जैसे कि बिस्किट्स, कुकीज़, ब्रेड, केक्स, डोनट्स, बाबा जब तो 5 स्टार होटल में रुकवा दिया जाए तो फिर आदमी खाएगा क्या? वो तो वही खाने जाता है। खैर, हंसने की बात। तो वहाँ पर जब आप रुके हुए हैं अगर, तो वहाँ पर वही खाइए ना अपना गोभी पराठा, तो ठीक रहेगा। वो जितने आइटम्स दिखाते हैं ना उनके वहाँ पर, वो सब बस देख लीजिए, खाइएगा मत, नुकसान करेगा। और इसके बाद फिर आता है कि स्मोक्ड चीज़ें आपको नहीं खानी हैं, अवॉइड यूज़ ऑफ। अभी मैंने पूछा अभी अपनी टीम से कि भाई ये मार्गरानो क्या होता है, दिया हुआ है, तो ये शायद एक तरीके का बटर है, बटर से अच्छा होता है, और इसका प्रोनाउंसिएशन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, MARGARINE, मार्गराइन की क्या पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और वनस्पति बटर सब कम खाइए। तो अवॉइड रीहीटिंग एंड रीयूजिंग ऑफ ऑयल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रीहीटिंग एंड रीयूजिंग ऑफ ऑयल, ये हर घर में हो रहा है, हर जगह हो रहा है, और इससे दिक्कत हो रही है। क्या होता है कि एक बार तो तेल निकालते हैं, रख देते हैं कि अगली बार उसमें छानते हैं, फिर उसमें अगली बार छानते हैं। चलिए, घर वाला तो थोड़ा सा ठीक है, लेकिन ये जो बाज़ार में जो आप समोसा खाते हैं ना रोज़ रोज़, और कचौड़ी खाते हैं ना, वहाँ का जा कर के कभी चेक करिए कि वो तेल कब बदला गया था जिसमें वो समोसा छन रहा है। और जिस दिन आप ये देख लेंगे ना, उस दिन आप खाना बंद कर देंगे बाज़ार का समोसा। जब समोसा आपको खाने का मन होगा तो आप घर पे ही बनाएंगे, बड़े टेस्ट थोड़ा कम हो। या तो फिर उस स्टैंडर्ड पर जाइए जहाँ पर कि हीट ऑयल का रीयूज़ न हो रहा हो। अभी कल मैंने एक पढ़ा और उसको कटिंग को अपने पास रख लिया है कि कभी चैनल पर आएंगे आपसे उस पर भी बात करेंगे। एक बढ़िया रिसर्च पेपर पूरे सैंपल साइज़ हज़ारों में छपा है कि ये जो रीयूज समोसा खाने से कितना लीवर कैंसर तरीके के और लीवर डिजीजेज हो रही हैं, और ये परसेंटेज पाई गई है। और वाकई हम देखते हैं उसके यहाँ का समोसा बहुत फेमस है, 10 लोगों की भीड़ खड़ी है, निकला नहीं कि ख़त्म। शायद उसका समोसा ठीक हो, शायद उसके यहाँ का ऑयल हर जगह का यूज होता है जो बहुत फेमस है, लेकिन वो लोग जो छान करके 50 ठो रखे हैं कि सवेरे से छान के रखे हैं शाम तक बिके, फिर समोसे को गर्म कर देते हैं, उसी में अभी ताज़ा ताज़ा तो निकला हुआ है। समझे आप? रेलवे स्टेशंस पे जहाँ पता ही नहीं चलता कि सुबह है कि शाम, दोपहर है कि मध्य रात्रि, बस बिक रहा है बिक रहा है बिक रहा है, वहाँ के समोसों को मत खाइए। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको बीपी है तो ये सब चीज़ों से दूर रहना होगा। और आपको शुभकामनाएं कि आपको बीपी है तो ठीक हो जाइए। दवाई कुछ भी नहीं बोलूँगा। अगला ओबेसिटी है, मैं इसी किताब को आपको मैं दिखा रहा हूँ, मैं इसी को फॉलो करूँगा। आप भी इसको पढ़ सकते हैं, पर्पल बुक। और ये सिर्फ किस बीमारी में क्या खाया जाए इसी के ऊपर है। नमस्ते, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।